नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के संविधान की। लेकिन इसकी कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? एक कंपनी से। जी हाँ, एक ट्रेडिंग कंपनी से। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप की मालिक कैसे बन बैठी? तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर पर चलते हैं। ये वो दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने कदम रखे। जरा सोचिए इस बात को। साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद सिर्फ एक था, व्यापार। लेकिन कहानी बहुत तेजी से बदली। सिर्फ 165 साल बाद 1765 आते आते उनके पास टैक्स मतलब लगान वसूलने का अधिकार आ गया। और बात यही नहीं रुकी। 1773 तक तो वो रेगुलेटिंग एक्ट लाकर बाकायदा कानून बनाने लगे थे। मतलब एक व्यापारी से शासक बनने का सफर पूरा हो रहा था। तो अब साफ था, कंपनी का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि कंट्रोल करना था। और इसी सोच ने एक कंपनी के हाथों एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन फिर आया इतिहास में एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। वो साल था 1857 और ये था वो महान विद्रोह जो इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसे कई लोग भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, ये पहली बार था जब भारत के लोग एक साथ अंग्रेजों को बाहर निकालने के इरादे से खड़े हुए थे। और इस विद्रोह की आग, अरे वो इतनी जबरदस्त थी कि उसकी तपिश सीधी लंदन की पार्लियामेंट तक महसूस की गई। तो इसका नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव। देखें, 1857 से पहले भारत पर राज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस विद्रोह के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई। कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अच्छा, अब यहाँ एक मिनट रुककर ये समझना बड़ा जरूरी है कि इस बदलाव का असल मतलब क्या था। और इसे समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी देश को एक देश बनने के लिए ना 4 चीजें चाहिए होती हैं। एक रेसिपी की तरह समझ लीजिए। पहला इंग्रेडिएंट, एक तय इलाका यानी जमीन। दूसरा, वहां रहने वाले लोग। तीसरा, उन पर शासन करने के लिए एक सरकार। और चौथा और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। अब सवाल है कि ये संप्रभुता क्या बला है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है अपने फैसले खुद लेने की ताकत, बिना किसी बाहरी दखल के। अल्टीमेट अथॉरिटी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने घर का मालिक होता है, जहां उसी का फैसला चलता है। और यही वो चीज थी जो उस समय भारत के पास नहीं थी। हमारे पास जमीन थी, लोग थे, एक सरकार भी थी। लेकिन वो चौथी और सबसे जरूरी चीज, संप्रभुता, वो गायब थी। क्यों? क्योंकि फाइनल डिसीजन लेने की पावर दिल्ली में नहीं बल्कि लंदन में थी। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। टाइम मशीन में बैठकर सीधा 20वीं सेंचुरी में, जब ब्रिटेन में भी बदलाव की हवा बहने लगी थी। वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था और ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की नई सरकार आई और उन्होंने इस हकीकत को मान लिया कि अब भारत को आज़ाद करने का वक्त आ गया है। तो इस वादे को पूरा करने के लिए भारत एक खास मिशन भेजा गया। एक ऐसा मिशन जिसमें 3 बड़े लोग शामिल थे। ये था 1946 का फेमस कैबिनेट मिशन। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इनका काम बहुत बड़ा था। इन्हें भारत को पावर ट्रांसफर करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना था। तो आखिर इस मिशन ने भारत आकर किया क्या? कैसे रखी उन्होंने एक नए आज़ाद देश की नींव? इस मिशन ने 2 बहुत ही अहम सिफारिशें की। पहली, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, मतलब एक ऐसी सभा जिसमें भारतीय लोग खुद अपने देश का संविधान लिखेंगे। और दूसरी, जब तक ये संविधान बन रहा है, देश को चलाने के लिए एक इंटरिम यानी अंतरिम सरकार बनाई जाए। समझ लीजिए, ये ऑफिशियल ग्रीन लाइट थी, वो लम्हा जब भारतीयों को आखिरकार अपने देश के लिए अपनी रूल बुक, अपना संविधान बनाने का हक मिला। और बस यहीं से शुरू होती है भारत के संविधान के बनने की असली कहानी। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि अगर संविधान सिर्फ एक रूल बुक है, नियमों की एक किताब है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो उसे एक पूरे देश को बनाने और चलाने की ताकत देती है?
आखिर ये सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द तो नहीं हो सकते, है ना? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक सफर की, उस कहानी की जब सदियों के गुलामी के बाद एक पूरे देश ने मिलकर अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी। ये कहानी है भारत के संविधान के बनने की। सोचिए जरा, कोई देश अपनी किस्मत खुद कैसे लिखता है? और बात हो रही है भारत की, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों रियासतें, अनगिनत भाषाएं और अलग-अलग धर्म थे। इस सवाल का जवाब ढूंढना वाकई एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। साल था 1946। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और अब ब्रिटिश सरकार भारत को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो रही थी। यहीं से इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हुआ। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये पूरा सफर किसी क्रांति या बगावत से नहीं, बल्कि ब्रिटेन से आई एक योजना से शुरू हुआ। जी हाँ, एक प्लान जिसका मकसद था कि भारत को सत्ता का हस्तांतरण शांति से हो जाए। तो मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 बड़े मंत्रियों को भारत भेजा, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इसी टीम को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। इनका सीधा सा काम था भारत के भविष्य का एक खाका तैयार करने में मदद करना। तो इस मिशन ने एक 3 पॉइंट प्लान सामने रखा। बहुत सिंपल था। पहला, जितने भी ब्रिटिश प्रांत और रियासतें हैं, सबको मिलाकर एक ऑल इंडिया यूनियन बनाया जाए। दूसरा, एक संविधान सभा बनेगी जिसमें भारतीय ही अपना संविधान लिखेंगे। और तीसरा, जब तक ये सब हो रहा है, देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना दी जाएगी। ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन अब असली सवाल ये था कि जो संविधान सभा बननी थी, उसके सदस्य कौन होंगे, और सबसे जरूरी बात, उन्हें चुना कैसे जाएगा। इसके लिए एक सीधा सा सिद्धांत अपनाया गया। तय हुआ कि भाई, हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि होगा। सिंपल है ना? हर 1 मिलियन की आबादी पर एक सीट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से पूरी संविधान सभा के लिए सीटें तय हुई 389। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा काम था, पूरे देश की आवाज को एक जगह लाने की कोशिश। अब ये जो 399 सीटें थीं, ये 2 हिस्सों में बटी हुई थीं। 296 सीटें थीं ब्रिटिश इंडिया के लिए, मतलब वो इलाके जहां अंग्रेजों का सीधा सीधा राज था। और बाकी की 93 सीटें थीं रियासतों के लिए, जहां उस वक्त राजा महाराजाओं का शासन चलता था। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। दोनों जगहों पर सदस्यों को चुनने का तरीका एकदम अलग था। जो ब्रिटिश इंडिया की सीटें थी, उनके लिए चुनाव हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने वोट दिया। और वहीं दूसरी तरफ रियासतों की 93 सीटों के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ। वहां के राजाओं ने अपनी मर्जी से लोगों को नॉमिनेट कर दिया। तो फिर जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए, और इन चुनावों के जो नतीजे आए, वो इस पूरे प्लान के लिए एक तरह से पहली बड़ी परीक्षा साबित हुए, और इन नतीजों ने ही आने वाले कल की कहानी लिख दी। नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली, 208 सीटें। मुस्लिम लीग के खाते में आई 73 सीटें, और बाकी की 15 सीटें छोटे मोटे ग्रुप्स और आज़ाद उम्मीदवारों को मिली। और बस इन्हीं नतीजों के साथ ही भारत की राजनीति में जैसे एक भूचाल आ गया। संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती उससे पहले ही गहरे मतभेद उभरकर सामने आ गए। हुआ ये कि मुस्लिम लीग को लगा कि इतनी कम सीटों के साथ संविधान सभा में उनकी आवाज सुनी ही नहीं जाएगी। कांग्रेस का बहुमत इतना ज्यादा था कि उन्हें डर था कि उनके सारे मुद्दे दब जाएंगे, और बस इसी डर की वजह से उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को ही खारिज कर दिया। मामला यहीं नहीं रुका। अपनी बात पर जोर देने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान कर दिया। और ये एक बहुत ही दुखद मोड़ था, क्योंकि इस दिन देश के कई हिस्सों में भयंकर हिंसा भड़क उठी और बंटवारे की खाई पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। अब माहौल में बहिष्कार था, हिंसा थी, जबरदस्त तनाव था, लेकिन इन सबके बावजूद संविधान सभा ने अपना काम शुरू करने का फैसला किया, और ये वाकई एक बहुत ही हिम्मती और ऐतिहासिक कदम था। तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने, जैसा कि तय था, इसका बॉयकॉट किया। उस दिन सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और इसके भी 2 दिन बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया जो आगे चलकर हमारे संविधान की आत्मा बना। तो अब सभा बन चुकी थी, अध्यक्ष चुने जा चुके थे। अब सबसे बड़ा काम था ये तय करना कि आखिर हमें बनाना कैसा भारत है, हमारे देश का विजन क्या होगा। और इसी सवाल का जवाब था नेहरू के उस संकल्प में। इस दस्तावेज को नाम दिया गया उद्देश्य संकल्प, या अंग्रेजी में कहें तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ये सिर्फ कोई कागजी प्रस्ताव नहीं था, नहीं, ये तो आने वाले भारत का एक विजन था, एक नक्शा था, एक तरह का ब्लूप्रिंट जो बता रहा था कि हमारा संविधान किन महान सिद्धांतों पर खड़ा होगा। तो क्या था इस विजन में? इसमें बात की गई एक ऐसे भारत की जो आजाद होगा, संप्रभु होगा, एक गणराज्य होगा, एक ऐसा भारत जहां हर किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, जहां सबको बराबरी का दर्जा और बराबरी के मौके मिलेंगे, जहां सोचने की, बोलने की, अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी होगी, और हाँ, सबसे जरूरी, जहां अल्पसंख्यकों और पिछड़े इलाकों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। इस प्रस्ताव पर कुछ हफ्तों तक विचार विमर्श हुआ और फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे एक मत से सर्वसम्मति से पास कर दिया। बस इसी दिन ये तय हो गया कि हमारे संविधान का नैतिक कंपास किस दिशा में होगा। तो एक तरफ भविष्य के भारत का एक शानदार सपना था, एक विजन था, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि देश बंट रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि संविधान बनेगा या नहीं। सवाल ये था कि क्या एक बंटी हुई सभा एक टूटते हुए देश के लिए एक ऐसा संविधान लिख पाएगी जो सबको जोड़ सके। इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी था।